हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड जीके पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो रीट एसएसटी का पेपर होने वाला है, इससे संबंधित मॉडल पेपर के बारे में। दोस्तों, आज का जो मॉडल पेपर है, इसमें सवाल होने वाले हैं 10 तो इतिहास के, 10 भारतीय संविधान के, 10 भारतीय विश्व भूगोल के और 10% है जो अर्थशास्त्र के इसमें क्वेश्चन होने वाले हैं। तो अगर कुल प्रश्नों की बात करें तो इसमें 40 क्वेश्चन होने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना। अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, सबसे पहले देखने वाले हैं हम 10 क्वेश्चन, इतिहास के 10 क्वेश्चन। तो देखिए आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, दीवाने मुस्तकराज किससे संबंधित था? दीवाने मुस्तकराज, तो ये संबंधित था भू राजस्व विभाग से संबंधित। दीवाने मुस्तकराज ये दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी की समय ये जिसकी स्थापना हुई, जो भू राजस्व से संबंधित विभाग था। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से टोडरमल की भू राजस्व व्यवस्था किससे संबंधित थी? टोडरमल की जो भू राजस्व व्यवस्था थी ये किससे संबंधित थी? तो ये जाप्ती से संबंधित थी। टोडरमल की जो भू राजस्व व्यवस्था थी ये जाप्ती से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन। सुरक्षा कपाट सिद्धांत किससे संबंधित है? सुरक्षा कपाट सिद्धांत ये संबंधित है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। सुरक्षा कपाट सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है। सांप्रदायिक चुनाव प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई? सांप्रदायिक प्रक्रिया जो चुनाव है ये 1909 में 1909 में जो मार्ले मिंटो सुधार के तहत है, जो मुसलमानों को अलग से है जो चुनाव के लिए जो व्यवस्था प्रारंभ की गई थी 1909 में। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गंगा एवं यमुना नदियों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? गंगा और यमुना नदियों का जो सर्वप्रथम उल्लेख है ये मिलता है ऋग्वेद में। गंगा और यमुना नदियों का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है और ये कालांतर में इन्हें प्रसिद्धि मिली। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन। जैन मत में यानी जैन मत या जैन धर्म में जो संतारा है इससे क्या तात्पर्य है? संतारा से जैन धर्म में जो तात्पर्य है वो है उपवास द्वारा प्राण त्यागने का एक अनूठा अनुष्ठान। यानी उपवास के द्वारा जो जैन धर्म में प्राण त्यागने की जो परंपरा है उसे संतारा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से प्रत्यय समुत्पाद का सिद्धांत किससे संबंधित है? यानी जो प्रत्यय समुत्पाद का जो सिद्धांत है ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। प्रत्यय समुत्पाद का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन। अशोक ने गया जिले में बराबर की पहाड़ियों पर किसके लिए गुफा खुदाई थी? यानी अशोक ने जो गया यानी ये है बिहार में, ये है बिहार में, गया बिहार में बराबर की पहाड़ियों पर जो गुफा खुदवाई थी ये किसके लिए खुदवाई थी? तो ये आजीविकों के लिए खुदवाई थी। इन जो ये बौद्ध धर्म के अनुयायी हुआ करते थे इनके लिए बराबर की पहाड़ियां जो गया बिहार में है वहां पे गुफा खुदवाई थी। पूर्व योजना के अनुसार मुस्लिम लीग ने सिद्ध कार्रवाई दिवस कब मनाया? यानी पूर्व योजना के अनुसार जो मुस्लिम लीग ने सिद्ध कार्रवाई दिवस मनाया था ये मनाया था 16 अगस्त 1946 को। मुस्लिम लीग ने सिद्ध कार्रवाई दिवस कब मनाया? तो ये 16 अगस्त 1946 को मनाया था। इस दिन है जो सांप्रदायिक दंगे भी हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे?
तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। इन्होंने है जो 1987 में जो मद्रास अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी। अब हम देखने वाले हैं दोस्तों 10 क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 10 क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद कमेंट करें। देखिए भारतीय संविधान के 10 क्वेश्चन। भारतीय संविधान के 10 क्वेश्चनों में जो पहला क्वेश्चन है वो है संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? यानी जो संविधान की दूसरी अनुसूची है, दूसरी अनुसूची, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध हो जाएगा दूसरी अनुसूची का आपके वेतन पदाधिकारियों के वेतन से। यानी जो पदाधिकारियों को जो वेतन मिलता है ये दूसरी सूची से संबंधित है। भाषा की अगर बात करें तो ये 8वीं अनुसूची में है और शपथ ग्रहण की बात करें तो ये तीसरी अनुसूची में है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन। भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में? यानी भारतीय संघ में जो शामिल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनका उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है? तो इसका अनुसूची प्रथम में है, यानी पहली अनुसूची में इनका उल्लेख है। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है, तीसरी अनुसूची का संबंध है शपथ तथा प्रतिज्ञान से। भारतीय संविधान की जो तीसरी अनुसूची है इसका संबंध है शपथ तथा प्रतिज्ञान से। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। संविधान के किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? यानी जो राज्यसभा सीटों का उल्लेख कौन सी अनुसूची में? सीधी बात करें तो राज्यसभा सीटों का जो उल्लेख है ये संविधान का कौन सी अनुसूची है? तो ये अनुसूची हो जाएगी चौथी अनुसूची। इनका उल्लेख चौथी अनुसूची में है। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? यानी संविधान जब लागू हुआ था तो उस समय कितनी अनुसूचियां थी? तो इस समय संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान की अगर बात करें तो ये है 12 अनुसूचियां। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि दल बदल के संदर्भ में सभी शक्तियां संबंधित सदन के अध्यक्ष में निहित होगी? यानी दल बदल से संबंधित जो सभी शक्तियां हैं ये सदन के अध्यक्ष के पास होगी। ऐसा निर्णय कौन से वाद में दिया गया था? तो ये जो वाद है ये है कितो हेतो लोहान वाद मामले में। कितो हेतो लोहान वाद मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जो दल बदल से संबंधित शक्तियां हैं ये सभी संबंधित सदन में संबंधित सदन के अध्यक्ष में निहित होगी। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों का अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है? यानी दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी जो विवरण है ये कौन सी अनुसूची में है? तो ये है 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित। और 9वीं अनुसूची में है भूमि संबंधी। 11वीं सूची की अगर बात करें तो यह है पंचायती राज। और 12वीं अनुसूची की बात करें तो यह है नगरीय या फिर शहरीकरण। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं है? यानी जो 6ठी अनुसूची की बात करें दोस्तों तो ये 4 राज्यों से संबंधित है 6ठी अनुसूची।
अगर बात करें तो सबसे पहले होगा असम, इसके बाद में मिजोरम, इसके बाद में मिजोरम, और दो, 1 नंबर असम, 2 नंबर मिजोरम, अगर 3 नंबर बात करें तो ये हो जाएगा मणिपुर, ये हो जाएगा सॉरी मेघालय, 3 नंबर हो जाएगा मेघालय, और 4 नंबर बात करें तो त्रिपुरा। इन 4 राज्यों से ये संबंधित है, असम से संबंधित है, मिजोरम से संबंधित है, मेघालय से संबंधित है और त्रिपुरा से संबंधित है। तो इसमें है जो मणिपुर में नहीं होगा, यानी 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती है, तो ये मणिपुर में लागू नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन, 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? 92वें संविधान संशोधन जो हुआ था, ये हुआ था 2003 में, ये संशोधन हुआ था 2003 में, और इस समय है जो कौन सी भाषा जोड़ी गई, तो इस समय मैथिली भाषा जोड़ी गई थी। इस समय जो मैथिली भाषा के साथ साथ और 3 अन्य भाषा जोड़ी गई थी, वो थी डोगरी, और डोगरी के अलावा बोडो, बोडो के अलावा मैथिली, और एक थी संथाली। ये 4 भाषा जोड़ी गई थी 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा, मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए, यानी सुमेलित करना, एक तरफ देश दिया गया और दूसरी तरफ स्रोत दिए गए, यानी कौन सा स्रोत किस देश से लिया गया है। तो अगर बात करें सबसे पहले हम ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन से जो लिया गया है वो है विधेय प्रक्रिया, विधेय प्रक्रिया ब्रिटेन से ली गई है। आयरलैंड, आयरलैंड की अगर इनमें से बात करें तो वो है राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य होते हैं 12, ये आयरलैंड से लिए गए हैं। कनाडा, कनाडा की अगर बात करें तो यहाँ से अवशिष्ट विषय जो केंद्र को प्रदान है, अवशिष्ट विषय, जैसे अगर बात करें साइबर अपराध, सेरोगेसी, ये जो मामले हैं ये कनाडा से लिए गए हैं। और प्रस्तावना की भाषा या शैली, ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, प्रस्तावना की जो भाषा और शैली है ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। दोस्तों अब हम बात करेंगे भारत एवं विश्व भूगोल के 10 क्वेश्चनों में, भारत एवं विश्व भूगोल के 10 क्वेश्चनों के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। देखिए आज का पहला सवाल, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? यानी गंगा देश को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें गंगा नदी की, तो ये अलकनंदा और भागीरथी, इन 2 नदियों के मिलने से के बाद में है जो ये गंगा नदी के नाम से बहती है। और इसे बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अरब सागर में गिरने वाली नदी नहीं है, यानी कौन सी नदी है जो अरब सागर में नहीं गिरती है? तो इसमें माई नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, ये तो अरब सागर में गिरती हैं। लेकिन जो महानदी है ये अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। बंगाल, ये जो नदी है ये अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती हैं, माही नदी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन, पश्चिमी की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पश्चिमी की ओर बहने वाली जो भारत की सबसे लंबी नदी है वो है नर्मदा नदी। पश्चिमी की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कर्क रेखा को, तो कर्क रेखा की अगर बात करें तो इसको 2 बार काटने वाली नदी है माही नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली है माही नदी। दोस्तों अगर बात करें मकर रेखा और भूमध्य मध्य रेखा, तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी हो जाएगी? तो यह पे हो जाएगी लिम्पोपो, लिम्पोपो, ये मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। और भूमध्य रेखा रेखा की बात करें
तो इसको जो 2 बार काटने वाली है वो है कांगो नदी। कांगो नदी, ये जो नदियां हैं कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली हो जाएगी माई नदी, मकर रेखा को 2 बार काटने वाले हो जाएगी लिम्पोपो नदी, और भूमध्य रेखा को जो 2 बार काटती है वो हो जाएगी कांगो नदी। भारत की सीमांत लंबाई है, यानी जो भारत की सीमांत लंबाई है वो कितनी है, तो यहाँ पे हो जाएगी ये 15,200। 15,200 भारत की स्थलीय सीमा या सीमांत लंबाई है। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में कौन सी नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में कौन सी नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे चिनाब नदी को है जो हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। गारो, खासी, जयंतिया, पहाड़िया किस राज्य में। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया, पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है, तो यहाँ पे हो जाएगा मेघालय में। गारो, खासी, जयंतिया की जो पहाड़ियां हैं ये मेघालय में स्थित हैं। भारत के कौन से राज्य में लोकटक झील स्थित है। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है, तो लोकटक झील जो है ये भारत के मणिपुर राज्य में है, जो मीठे पानी की झील है। लोकटक झील मणिपुर में एक मीठे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। कुमाऊं हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है ये हो जाएगी नंदा देवी। कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है नंदा देवी। हिमालय का सबसे बड़ा सबसे ऊंचा भाग है। हिमालय का सबसे बड़ा और सबसे जो ऊंचा भाग है ये है नेपाल हिमालय। हिमालय का सबसे बड़ा भाग और सबसे ऊंचा भाग कौन सा है, नेपाल हिमालय। दोस्तों अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र से संबंधित 10 क्वेश्चनों के बारे में। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। देखिए पहला सवाल, गरीबी के दुष्चक्र का सिद्धांत किसने दिया। गरीबी के दुष्चक्र का जो सिद्धांत है ये किसने दिया था, तो ये दिया था प्रोफेसर रेगनर नसे ने। रेगनर नसे ने गरीबी के दुष्चक्र का है जो सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, एक निश्चित समयावधि में यानी एक निश्चित समय के अनुसार मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी की उच्च व बढ़ती हुई दर की स्थिति क्या कहलाती है। यानी एक निश्चित समयावधि में मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी की उच्च व बढ़ती हुई दर की स्थिति क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है निष्पदन मुद्रास्फीति। निष्पदन मुद्रास्फीति यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। फ्लिप्स वक्र संबंध दर्शाता है। फ्लिप्स वक्र संबंध क्या दर्शाता है, तो ये यहाँ पे दर्शाता है स्फीति दर तथा बेरोजगारी की दर में। यानी फ्लिप्स जो वक्र है ये स्फीति दर और जो बेरोजगारी दर है इन दोनों को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई गई। जो मौद्रिक नीति है ये आरबीआई के द्वारा बनाई गई है। मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई गई, तो ये आरबीआई के द्वारा बनवाई गई। स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति के अंतर्गत, स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति के अंतर्गत वाणिज्यिक वाहनों का सीमा अवधि रखी गई है। वाणिज्यिक वाहनों को जो सीमा अवधि रखी गई है ये रखी गई है 15 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। वस्तुओं और सेवाओं का इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के माध्यम से क्रय विक्रय करना कहलाता है। यानी वस्तुओं और सेवाओं का जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से क्रय और विक्रय करना क्या कहलाता है, तो यहाँ पे कहलाता है ई वाणिज्य। क्या कहलाएगा, ई वाणिज्य। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। यानी आरबीआई का इनमें से कौन सा कार्य नहीं है, तो आरबीआई के कार्यों की अगर बात करें
तो करेंसी नोट जारी करना, नोट निर्गम करना ये कार्य है। मुद्रा योजना बनाना यानी मुद्रा से संबंधित योजना बनाना ये भी आरबीआई का कार्य है। भारत के सभी बैंकों पर नियंत्रण रखना ये भी आरबीआई का कार्य है। लेकिन निर्यात विक्रेताओं को निर्यातकर्ताओं को ऋण देना ये जो कार्य है ये आरबीआई का कार्य नहीं है। इसके अलावा आरबीआई के कार्यों की बात करें तो साख नियंत्रण, मुद्रा जारी करना, बैंकों का बैंक के रूप में कार्य करना ये सभी कार्य आरबीआई के हैं। एक देश एक राशन कार्ड, एक देश एक राशन कार्ड योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कौन से राज्यों में लागू किया गया था? तो ये जो लागू किया गया था ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लागू किया गया था। एक देश एक राशन कार्ड योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में लागू किया था। सेबी के कार्यों में सम्मिलित हैं। सेबी के कार्यों में कौन सम्मिलित हैं? तो इनमें से अगर बात करें सेबी के कार्यों में, तो सेबी के कार्यों में है जो स्टॉक एक्सचेंज के कार्य को नियमित करना ये भी इसमें शामिल है। शेयर बाजार से संबंधित अनुचित एवं धोखाधड़ी से परिपूर्ण व्यापारिक मार्गों पर रोक लगाना ये भी है। प्रतिभूतियों के अंतरण व्यापार को नियंत्रण करना ये भी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। अवमूल्यन का उद्देश्य होता है। अवमूल्यन का उद्देश्य क्या होता है? तो अवमूल्यन का उद्देश्य होता है निर्यात को हतोत्साहित करना, आयात को प्रोत्साहित करना, विदेशी मुद्राओं का महत्व और उपयोग सभी, यानी ये जो उपयोग सभी उद्देश्य हैं ये अवमूल्यन के हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद।